विधिशास्त्र के एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम अब आप लोगों से करेंगे। वह विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है या विश्लेषणात्मक विचारधारा है, वह प्राकृतिक विचारधारा के विरुद्ध स्वरूप अस्तित्व में आई। और यह विचारधारा प्राकृतिक विचारधारा के विरोध में इसलिए आई क्योंकि प्राकृतिक विचारधारा जो थी वह विधि में इतनी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी थी कि जिससे विश्लेषणात्मक विचारधारा उसके विरुद्ध स्वरूप निकली। क्योंकि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो भी विधिशास्त्री हैं वे विधि में निश्चितता लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक विधि विचारधारा का विरोध किया, क्योंकि प्राकृतिक विधि विचारधारा के कारण विधि में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस विश्लेषणात्मक विचारधारा के वैसे तो कई सारे विधिशास्त्री हैं, लेकिन जो विश्लेषणात्मक विचारधारा के मुख्य विधिशास्त्री हैं उनमें ऑस्टिन सर्वप्रथम है, उसके बाद बेंथम, जिनसे ही अधिकतर क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वह दो विधिशास्त्रियों पर ही प्रश्न बनता है। पहला ऑस्टिन पर बनेगा। ऑस्टिन का विधि का आदेशात्मक सिद्धांत, यानी ऑस्टिन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? विधि का आदेशात्मक सिद्धांत, इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। दूसरे जो विधिशास्त्री हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा के, वह बेंथम है। इन्होंने भी विधि के संबंध में विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया। बहुत सारी बातें इनकी और ऑस्टिन की मेल खाती हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर दोनों में भिन्नता की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो इन दोनों विधिशास्त्रियों के विषय में चर्चा करने से पहले हमको यह जान लेना आवश्यक है कि विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है उस विचारधारा की मुख्य विशेषताएं क्या है। अगर आप लोग विश्लेषणात्मक विचारधारा की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेंगे तो आपको इस विचारधारा के जो भी विधिशास्त्री हैं, चाहे वो ऑस्टिन हो, बेंथम हो, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली ही जो इस विचारधारा की मुख्य विशेषता है वह यह है कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, यह विश्लेषणात्मक विचारधारा यह मानती है कि विधि जो है मानव के द्वारा निर्मित है। पहली, यानी कि विधि जो है मानव के द्वारा निर्मित है। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि विधि में और नैतिकता में भिन्नता पाई जाती है। यानी विधि और नैतिकता अलग अलग चीज़ें हैं। तो विधि और नैतिकता अलग अलग कैसे हैं? यानी कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है वह विधि जो है कैसी है तथा कैसी होनी चाहिए के बीच अंतर करती है। यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो विधिशास्त्री हैं वह केवल विधि कैसी है, लॉ एज इट इज पर ही विचार करते हैं कि विधि कैसी होनी चाहिए इस पर विचार नहीं करते। यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी जो अगली विशेषता है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो भी विधिशास्त्री हैं वे विधि के विश्लेषण, अर्थान्वयन, यानी विधि का विश्लेषण किया जाना चाहिए, उसका अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, इसमें विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय वे विधि जो भी विधिक सिद्धांत हैं उनके ऐतिहासिक उद्गम, उनका विकास, उनकी एक जो विकास की यात्रा रही है उस पर चर्चा करना या उस पर उसका विश्लेषण करना वो आवश्यक नहीं समझते। यानी उसके सामाजिक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विधि का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर वो विचार नहीं करते। अगली जो इस विचारधारा की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि तर्क के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय दिया जाता है वह निर्णय ज़्यादा अच्छा होता है, बल्कि नैतिकता के आधार पर दिए गए निर्णय की अपेक्षा। तो और अगली जो इस विचारधारा की विशेषता है वह है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधिशास्त्री यह मानते हैं कि कोई भी विधि, किसी भी देश की जो विधि व्यवस्था होती है वह अपने आप में क्या होती है, पूर्ण होती है, और तर्क के आधार पर, अर्थान्वयन के आधार पर एक उचित निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो ये हुई इस विचारधारा की मुख्य विशेषताएं। तो लेकिन जो इस विचारधारा की सबसे मेन विशेषता अगर हम कहें वह है कि विधि मानव के द्वारा निर्मित है
और विधि और नैतिकता जो है पूर्णतः भिन्न है। यानी कि विधि कैसी है, कैसी होनी चाहिए, दोनों के बीच भेद है। अब हम आते हैं जो इस विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो मुख्य विधिशास्त्री हैं ऑस्टिन के बारे में। ऑस्टिन ने विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है। उन्होंने कहा कि जो विधि है वह क्या है, एक ऐसे नियमों का संग्रह है जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा इस अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए निर्मित की गई है जिन पर उसकी संप्रभुता हो। यानी कि एक संप्रभु है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वो उसके द्वारा अन्य ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए जिन पर उसकी संप्रभुता होती है उनके लिए मार्गदर्शन के लिए निर्मित की गई है विधि। तो ऑस्टिन की जो परिभाषा है विधि के संबंध में, उस परिभाषा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ऑस्टिन जो है विधि और न्याय में भिन्नता करते हैं। माने विधि और विधि को न्याय से भिन्न मानते हैं और उनके मतानुसार विधि उचित या अनुचित पर आधारित नहीं होती है। विधि उचित है या अनुचित इस पर आधारित ना होकर जो संप्रभु है, जो सावरेन है, उनके आदेशों पर आधारित होती है। यानी कि जो संप्रभु है उसके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसी पर विधि आधारित होगी। अब वह उचित भी हो या अनुचित हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑस्टिन का यह निश्चित मत था कि विधि का आधार क्या है, यानी विधि का जो बेस क्या है, आधार क्या है, वह संप्रभुत्वधारी व्यक्ति या व्यक्तियों की शक्ति में ही निहित है विधि। यानी संप्रभु के शक्ति जो है उसी में विधि निहित है और विधि वहीं से निकलती है उसके आदेश के रूप में। तो इस तरीके से उन्होंने विधि के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम विधि का आदेशात्मक सिद्धांत मानते हैं। तो यानी कि विधिशास्त्र के अंतर्गत जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, उस विचारधारा के अंतर्गत ऑस्टिन ने विधि के संबंध को सिद्धांत दिया, विधि का आदेशात्मक सिद्धांत, इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। और उनके इस आदेशात्मक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला संप्रभुता, दूसरा समादेश, तीसरा है अनुशासन। 3 मुख्य बातें हैं उनके विधि के जो आदेशात्मक सिद्धांत है उसके 3 आवश्यक तत्व हैं। पहला है संप्रभुता। तो ऑस्टिन कहते हैं, ऑस्टिन ने विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि क्या है, संप्रभु का समादेश है। तो पहली जो आवश्यक तत्व है इसमें संप्रभु आखिर क्या है। ऑस्टिन ने संप्रभु के 2 लक्षण बताए। पहला लक्षण कि जो संप्रभु है वह किसी के अधीन नहीं होता है। दूसरी चीज, उस संप्रभु के आदेशों का पालन जो जनता है स्वेच्छा करना चाहती है। यानी और संप्रभु के उन्होंने 3 लक्षण बताए। संप्रभुता जो असीमित है, अविभाज्य है और यह इसकी कोई किसी के अधीन नहीं है, चाहे आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, या संप्रभुता सर्वोच्च होती है। दूसरी जो इनके सिद्धांत की आवश्यक बात है वह समादेश। यानी कि जो विधि क्या है, उस संप्रभु का समादेश है, यानी राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यानी विधि क्या हुई, विधि जो है राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है और यह इच्छा की जो अभिव्यक्ति है वह अनुरोध फॉर्म में नहीं होती बल्कि ऑर्डर फॉर्म में होती है। और यह राज्य की इच्छा की जो अभिव्यक्ति होती है वह 2 तरीके की हो सकती है, सामान्य समादेश, एक विशिष्ट समादेश। जो सामान्य समादेश होता है वह पूरी जनता के लिए होता है और विशिष्ट समादेश होता है कुछ व्यक्तियों या किसी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वह समादेश हो सकता है। इनके आदेशात्मक सिद्धांत का जो तीसरा और अंतिम आवश्यक तथ्य है वह अनुशास्ति। यानी कि ऑस्टिन कहते हैं कि कोई विधि तब तक विधि नहीं होगी जब तक कि उसके साथ अनुशास्ति न जुड़ी हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विधि की अवहेलना करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो हानि होगी क्या होगा, दंडित किया जाएगा। तो विधि के लिए अनुशास्ति का होना परम आवश्यक है, ऐसा ऑस्टिन मानते हैं। तो इस तरीके से ऑस्टिन का जो आदेशात्मक सिद्धांत है उसके 3 आवश्यक तत्व हैं। यानी कि संप्रभुता हो, उस संप्रभु का जो आदेश यानी समादेश का आदेश हो। तीसरा है अनुशासन,
यानी कि विधि क्या है, संप्रभु का समादेश है। तो अब हम आते हैं कि इनकी जो सिद्धांत दिया गया, ऑस्टिन ने ऐसा क्यों कहा। ऑस्टिन ने विधि के संबंध में ऐसा क्यों कहा कि विधि सिर्फ जो है संप्रभु का समादेश है, जबकि विधि देखा जाए तो विधि जो है प्रथाओं के भी रूप में पाई जाती है, विधि कुछ प्राकृतिक विधि के रूप में भी पाई जाती है, विधि जो है न्यायालय के निर्णय जो होते हैं वो भी विधि का बल रखते हैं, प्रथाएं तो है ही हैं। तो ऑस्टिन क्यों ऐसा करना चाहते थे, इसके पीछे ऑस्टिन का उद्देश्य क्या था। इसके पीछे ऑस्टिन का जो उद्देश्य था, अनायास उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसके पीछे जो ऑस्टिन का उद्देश्य था वह विधि में निश्चितता लाने के लिए ऐसा उन्होंने कहा। तो लेकिन अनेक विधिशास्त्रियों के द्वारा ऑस्टिन के इस जो आदेशात्मक सिद्धांत है, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, इसकी आलोचना भी की है। ऐतिहासिक विचारधारा के विधिशास्त्री मुख्य रूप से ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत की आलोचना की है, जिसमें सेवनी आते हैं, सर हेनरी मेन आते हैं। सेवनी इस पॉइंट पर ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि जो इनका विधि का जो संप्रभु का समादेश है, यह आदिम समुदायों में नहीं लागू होता है, क्योंकि विधि तब से प्रचलित है जब एक राजनीतिक प्राधिकारी का अस्तित्व नहीं था, बल्कि यह एक अपने स्वतंत्र रूप में विधि का विकास होता है। दूसरी चीज़, सेवनी ने भी इनके आदेशात्मक सिद्धांत की आलोचना की। आदेशात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए सेवनी ने कहा कि जो विधि है वह मानव के द्वारा निर्मित नहीं की जाती है, यानी संप्रभु का समादेश नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से यह व्यक्तियों के व्यवहारों में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत के बारे में चर्चा की, विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक जो विचारधारा उसकी मुख्य विशेषताएं की, इसके बारे में चर्चा की। अगले जो विश्लेषणात्मक विचारधारा के अगले जो मुख्य विधिशास्त्री हैं वो बेंथम है। क्योंकि जो बेंथम का विचार है विधि के संबंध में, लगभग वही विचार बेंथम का भी है जो ऑस्टिन का है, लेकिन बेंथम का जो सिद्धांत है विधि के संबंध में वह किस पर आधारित है। बेंथम का विधि के संबंध में जो विचार है वह किस पर आधारित है, उपयोगितावाद पर आधारित है। बेंथम ऑस्टिन के इस मत से सहमत हैं कि विधि मानव के द्वारा निर्मित है, लेकिन वह इस पॉइंट पर या इस बात पर ऑस्टिन से सहमत नहीं है कि विधि चाहे उचित हो या अनुचित हो, सारी विधि को विधि माना जाए। तो ऑस्टिन का जो विधि से संबंधित सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, वह उपयोगितावाद पर आधारित है, यूटिलिटेरियन के पर आधारित है। तो उपयोगितावाद क्या हुआ, उपयोगितावाद का मतलब होता है जो कुछ भी उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, यानी कि ऐसी विधि जो मानव के लिए उपयोगी होगी उसे हम विधि के रूप में मानेंगे। और यह उपयोगितावाद उनका सुख और दुख के सिद्धांत पर आधारित है। सुख यानी कि मनुष्य जो है, मानव के सारे क्रियाकलाप किसके लिए है, मानव के सारे क्रियाकलाप जो होते हैं वह सुख की प्राप्ति के लिए होते हैं। मनुष्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे उसे दुख हो। तो यानी कि प्रत्येक ऐसी विधि जो मनुष्य के सुख में वृद्धि करे और दुख को कम करे, बेंथम उसको विधि के रूप में मानते हैं। यानी कि ऑस्टिन और बेंथम के जो विचार हैं वे काफ़ी हद तक मिलते हैं विधि के संबंध में, कि विधि संप्रभु का समादेश है, यानी विधि मानव के द्वारा निर्मित है। विधि और नैतिकता में अंतर है, लेकिन विधि उचित हो या संप्रभु का समादेश उचित हो या अनुचित हो, इस पॉइंट को लेकर बेंथम और ऑस्टिन के बीच भिन्नता की स्थिति पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक विधिशास्त्र के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण स्कूल है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, एनालिटिकल स्कूल, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में चर्चा की। अब इस विश्लेषणात्मक विचारधारा पर कोई भी प्रश्न यदि एग्जाम में आता है, चाहे वह ऑस्टिन से संबंधित हो या बेंथम से संबंधित हो या विश्लेषणात्मक विचारधारा की विशेषता से संबंधित हो, तो आपको इसमें उनकी अगर विशेषताएं आपको पता रहें, इस विचारधारा की जो मुख्य विशेषताएं पता हैं, तो आप जो है
क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। दूसरी स्थिति ये होनी चाहिए कि जब भी आप मान लीजिए विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित कोई प्रश्न आ गया, ऑस्टिन पर, बेंथम पर, या विश्लेषणात्मक विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा में क्या अंतर है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि दोनों विचारधाराएं, चाहे वह विश्लेषणात्मक विचारधारा हो चाहे वह ऐतिहासिक विचारधारा हो, दोनों ही विचारधाराएं प्राकृतिक जो विचारधारा उसके विरोध स्वरूप ही अस्तित्व में आई थी। तो इसलिए एग्जाम में कभी कभी विश्लेषणात्मक विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा के बीच तुलनात्मक अध्ययन पूछ लेता है, तुलना करिए दोनों में क्या अंतर है। तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन इस पर आएगा, उसमें आपको इस सारी विशेषताओं को डालना है। अगर बेंथम पर आता तो वहाँ भी संप्रभ है, समादेश है, उसमें अनुशास्त होनी चाहिए, इन सब बातों को डालना हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।